बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम फुल गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक फुल गुडविल के क्वेश्चन की हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करेंगे। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, फुल गुडविल के क्वेश्चन में और प्रोपोर्शनेट गुडविल के क्वेश्चन में माइनर सा डिफरेंस है। फुल गुडविल क्वेश्चन में हम दो जगह से गुडविल की अमाउंट फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और नॉन करंट एसेट में पोस्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हमें ये कैसे मालूम होगा कि ये क्वेश्चन फुल गुडविल का है या फिर प्रोपोर्शनेट का? तो आपने अपने माइंड में रखना है, अगर हमें क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की गिवन हो तो वो हमारा फुल गुडविल का क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसा कि ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड हमारी क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज़ 1,20,000 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी फेयर वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अकाउंट के हमें गिवन है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? फुल गुडविल। पेरेंट कंपनी वो है जिसने शेयर्स परचेज किए हों दूसरी कंपनी के, और सब्सिडरी कंपनी वो है जिसने अपने शेयर्स सेल किए हों दूसरी कंपनी को। यहाँ पर जैसा कि और ये क्लियरली डिफाइंड होता है कि कंपनी ए ने कितने परसेंट परचेज़ किए हैं शेयर कंपनी बी के, ठीक है। अब यहाँ पे अब फर्स्ट हम ट्रांजैक्शंस को पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो कंपनीज़ है, एक हमारी कंपनी है OAK और एक है चेस्टनट, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे ट्रांजैक्शन से हम पढ़ते हैं, OAK एक्वायर्ड 80% शेयर्स इन चेस्टनट some years ago when that company had balance of 50,000 on retained earning accounts। तो यहाँ पर आप पेरेंट कंपनी कौन है? ओ ए के ही प्रिपेयर करेगी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फर्स्ट ऐसी है जो कंपनी प्रिपेयर कर रही है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, वो अपना यहाँ पे ऊपर नाम लिखेगी OAK, और पेरेंट कंपनी ही हमेशा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, ठीक है। अब OAK LTD कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 सितंबर 2008। फर्स्ट यहाँ नॉन करंट एसेट से स्टार्ट करेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मेट जब भी, यानी हमने प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर ही मेंशन करना है, शो करनी है एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड कर लिया था अच्छी तरह, अब दोनों कंपनीज के जो ये प्लांट एंड इक्विपमेंट के एसेट्स हैं, यानी जो वैल्यूज़ हमें गिवन है बैलेंस शीट्स में, वो हम दोनों ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हमें प्लांट एंड इक्विपमेंट OAK के कितने हैं? 2,25,000 और चेस्टनट के कितने हैं? 1,70,000। इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 2,25,000 प्लस 1,70,000, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब और अगर कोई इक्विपमेंट और प्लांट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी तो वो एडजस्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं इसी तरह, यानी सारे नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू को हम ऐड करके लिख देते हैं। बिल्डिंग्स की यहाँ पे 2,02,500 प्लस 1,25,000। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो जो हम एज इट इज़ लिख सकते थे वैल्यूज़ बैलेंस शीट से कॉपी करके वो हमने लिख ली है। यानी बिल्डिंग के दोनों के एसेट लिख लिए, लैंड यानी OAK की लैंड तो ज़ीरो है, वैल्यू ही नहीं गिवन तो वो ज़ीरो है, उसमें प्लस कर दिया हमने चेस्टनट का, यानी दोनों का ऐड करके लिख लिया लैंड की वैल्यू। और अगर कोई ट्रांजेक्शन होगी लैंड से रिलेटेड तो वो हम कर लेंगे यहाँ पे एडजस्ट, यानी हमने ब्रैकेट अभी ओपन ही है। उसके बाद गुडविल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर फुल गुडविल का क्वेश्चन है तो हम दो जगह से गुडविल की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर पोस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट भी हमने एज इट इज़ लिख लिया, इन्वेंट्री दोनों कंपनीज के हमने ऐड करके लिख दिए, रिसीवेबल्स दोनों के ऐड करके लिख दिए, और बैंक का बैलेंस भी दोनों का ऐड करके हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम नीचे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में चलते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स? ऑर्डिनरी शेयर्स और शेयर प्रीमियम, इन दोनों अकाउंट्स की हम कौन सी अमाउंट यहाँ पे मेंशन करते हैं? हम यहाँ पर सिर्फ पेरेंट कंपनी की होल अमाउंट को मेंशन कर देते हैं, ठीक है। जब भी हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हम होल अमाउंट पेरेंट कंपनी की यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब हम बैलेंस शीट से देखते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू क्या है पेरेंट कंपनी की, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू क्या है पेरेंट कंपनी OAK की 11,25,000, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे होल वैल्यू मेंशन कर देंगे, शेयर
ऑर्डिनरी शेयर के सामने, ठीक है, 1125,000, ठीक है, ये हमने एज इट इज़ मेंशन कर दी यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल की। उसके बाद CRE का हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और वहाँ से वो वैल्यू हम कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह NCI की, और हमने करंट लाइबिलिटीज़ भी दोनों कंपनीज के ऐड करके लिख दी एज इट इज़, ठीक है, जैसे कि हम करंट एसेट को लिखते हैं इसी तरह। और अब यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन अगर होगी तो इंट्रा ग्रुप की जैसे ट्रांजेक्शन है तो वो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है, और फिर टोटल बाहर वाले कॉलम में हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम वर्किंग की तरफ चलते हैं। अब हम जस्ट वन बाय वन ऑल ट्रांजेक्शन्स को पहले एडजस्ट कर लेते हैं और फिर जस्ट हम पोस्ट कर देंगे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, जो कि हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट हम जो एडजस्टमेंट होने वाली है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स क्या है, OAK एक्वायर्ड 80% शेयर्स इन द चेस्टनट some years ago when that company had balance of 50,000 on retained earnings, ठीक है। ये क्या कह रही है, यानी OAK ने 80% शेयर्स एक्वायर किए हैं चेस्टनट कंपनी के, ठीक है, और जब उसने एक्वायर किए थे उस वक्त उसके रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में बैलेंस कितना था, 50,000। तो फर्स्ट हम रिटेन्ड अर्निंग की ही एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पर, यानी सब्सिडरी कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग है उसी की हम एडजस्टमेंट फर्स्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपसे जस्ट रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स कि आप जस्ट 15 to 20 मिनट यहाँ पे कंसंट्रेट कर लें, फोकस कर लें। इंशाल्लाह फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप जब भी प्रिपेयर करेंगे फुल गुडविल की, तो आप इजीली इंशाल्लाह प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर गिवन है जिन्हें हम अंडरस्टैंड करेंगे, उन एडजस्टमेंट को पहले अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उन्हें पोस्ट करेंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना है फर्स्ट वर्किंग हमने किसकी करनी है, ग्रुप स्ट्रक्चर की, ठीक है। ग्रुप स्ट्रक्चर में हम क्या बताएंगे, जस्ट सिंपली हमने ये बताना OAK एक्वायर्ड 80% ऑफ द शेयर्स इन चेस्टनट, और यानी OAK के पास कंट्रोल कितना है चेस्टनट कंपनी का, 80% कंट्रोल हो गया, ठीक है, और नॉन कंट्रोल पार्ट अभी 20% बाकी है जिसका कंट्रोल नहीं है, किसके पास, OAK के पास, ठीक है, चेस्टनट का। उसके बाद अब सेकंड वर्किंग हम सब्सिडी रिटेन अर्निंग की यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं कि सब्सिडी की जो रिटेन अर्निंग है उनको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे अपने अकाउंट्स में। तो फर्स्ट जस्ट ने यहाँ पर जस्टनेट यानी सब्सिडी कंपनी की रिटेन अर्निंग जो कि बैलेंस हमें क्या गिवन है बैलेंस शीट में, ये रहा हमारे पास 202,500, ठीक है। तो ये हमारे पास 202,500 आ गई, ये होल अमाउंट है यानी रिटेन अर्निंग का बैलेंस है। अब जैसे कि उसने ट्रांजेक्शन फर्स्ट में ही बताया है कि जब कंपनी OAK ने एक्वायर्ड किए थे शेयर्स चेस्टनट के, उस वक्त उसकी रिटेन अर्निंग का बैलेंस क्या था, 50,000। तो यानी 50,000 हमारे पास क्या है, प्री एक्विजिशन, यानी प्री एक्विजिशन से पहले ये बैलेंस था रिटेन अर्निंग का इस बैलेंस में से, ठीक है। तो बाकी की पोस्ट एक्विजिशन है, ठीक। प्री एक्विजिशन को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पर जैसे कि एक्वायर्ड कितना परसेंट किया है, 80%, तो 80% इस प्री एक्विजिशन अमाउंट का हम किधर चार्ज करेंगे, COI में, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, यानी 80% इस प्री एक्विजिशन अमाउंट का हम ले लेंगे जो कि 40,000 आता है, उसको हम चार्ज करेंगे COI यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और बाकी का 20% NCI यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये बकिया पार्ट इसका क्या बचा, 10,000 को हम चार्ज करेंगे NCI अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद इसी तरह पोस्ट एक्विजिशन की जो अमाउंट है उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक उतना परसेंट जितना परसेंट हमने कंपनी को एक्वायर किया है, जितना परसेंट हमारे पास कंट्रोल है, इस अमाउंट का उतना परसेंट हम लेंगे यानी 80%, और उसे चार्ज कर देंगे CRE में, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में, ठीक है। और बाकी का 20% रिमेनिंग जो बचता है वो हम NCI में चार्ज करेंगे, जो कि नॉन कंट्रोलिंग पार्ट है हमारा, ठीक है। अब ये हमने सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग के एक स्केड्यूल बना लिया, ठीक है। अब इसको हम अमाउंट्स को जस्ट पोस्ट कर देंगे जहाँ जहाँ हमने करना है, यानी इसका हम टी अकाउंट जब बनाएंगे यहाँ से हम गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। और NCI की जब वैल्यू फाइंड करेंगे वहाँ पर यानी पोस्ट कर देंगे इन वैल्यूज़ को जहाँ पर इनको हमें पोस्ट करना है। बाद हम ट्रांजेक्शन 2 को देखें। ट्रांजेक्शन 2 में क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ द टेक ओवर देयर वाज अ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ लैंड अमाउंटिंग 10,000, यानी वो कह रहा है कि 10,000 की एडजस्टमेंट हमें अभी करनी है लैंड अकाउंट में जो कि नहीं की हुई, यानी हमारी एक्विजिशन के बाद लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई है जिसकी एडजस्टमेंट हमें करनी है। तो यहाँ पर जस्ट हम पहले एंट्री पोस्ट कर लेते हैं और फिर हम जस्ट इन फिगर्स को उठाकर मेंशन कर देंगे जहाँ जहाँ पर इन्हें हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब एंट्री हमने क्या पास करनी है, डेबिट अकाउंट, एसेट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि लैंड एक नॉन करंट एसेट है, तो एसेट अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, 10,000 से इंक्रीज हो गया ना क्योंकि।
और दो अकाउंट्स को हमने क्रेडिट भी करना है यहाँ पे। कौन कौन से? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कितनी अमाउंट से, यानी जितना परसेंट हमारे पास कंट्रोल है, यानी इस होल अमाउंट को उतना परसेंट हम चार्ज कर देंगे COI में, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। जो कि 80% हमारे पास कंट्रोल है, तो इस 10,000 का 80% लेंगे तो 8,000 आता है, वो हम चार्ज कर देंगे COI में। और बकिया का जितना हमारे पास कंट्रोल नहीं है वो NCI यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अकाउंट में ही वो चार्ज कर देंगे क्रेडिट साइड पे 2,000, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज 1,20,000 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी ये हमें फेयर वैल्यू गिवन है। यही डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स यहाँ से हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये गुडविल का क्वेश्चन है, ठीक है। फुल गुडविल का क्वेश्चन है ये हमारे पास, यहीं से हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमें एक और NCI गुडविल का अकाउंट बनाना है इस अमाउंट के बेस पर, और वहाँ से भी गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है और उसे चार्ज करना है हमें नॉन करंट एसेट में। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो हम अकाउंट बनाएंगे उसमें से भी गुडविल की वैल्यू हम चार्ज करेंगे, यानी दो जगह से हमें आप गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फुल गुडविल क्वेश्चंस में हम दो जगह से चार्ज करते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्या है? इंट्रा ग्रुप पेबल्स ऑफ 20,000। यहाँ पर हम जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं इंट्रा ग्रुप की एंट्री को। फॉर एग्जांपल ए कंपनी ने 20,000 रुपये देने हैं बी कंपनी को, ठीक है। अब ए कंपनी ने जैसे ही 20,000 दे दिए बी कंपनी को, अब ए कंपनी की लाइबिलिटीज़ थी 20,000 से कम हो जाएंगी, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ जब कम होती है तो हम अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, यानी पेबल्स अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। अब बी कंपनी, जिस कंपनी ने पैसे लेने थे, जिस कंपनी ने लेने थे उसे अब पैसे मिल गए। ए कंपनी से जिसने पैसे लेने थे बी को अब पैसे मिल गए ए की तरफ से, तो उसके क्या हुए? रिसीवेबल कम हो गए। रिसीवेबल अगर कम होते हैं तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, यानी एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो इसी तरह हमने ये एंट्री पास किया, अब इसे ही पोस्ट कर देंगे हम आगे। जस्ट वहाँ पे अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इसे मेंशन कर देंगे, यानी पेबल्स यानी लाइबिलिटीज़ के अमाउंट को 20,000 से डिक्रीज कर देंगे और रिसीवेबल के अमाउंट को भी डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये क्रेडिट हुआ है, ठीक है, दोनों जगह से। उसके बाद अब इसी ट्रांजेक्शन को अगर हम कंप्लीट पढ़ें तो आगे भी ट्रांजेक्शन में क्या कहा है यहाँ पर, जैसे कि उसने आगे कहा है कि एंड डिफरेंस ड्यू टू गुड इन ट्रांजिट ऑफ 15,000, ठीक है। और डिफरेंस है ड्यू टू गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रांजिट की वजह से। अब कैश इन ट्रांजिट हो, बैंक इन ट्रांजिट हो, तो उसकी एंट्री अब हम क्या पास करते हैं? ये डियर फ्रेंड्स ये अपने माइंड में रखनी है बात। अगर इस तरह की ट्रांजिट में कोई भी एंट्री अभी चल रही है जिसकी वजह से डिस्चार्ज नहीं हुए एक अकाउंट से पैसे, उसके अब हम एंट्री क्या पास करते हैं? कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए कंपनी ने पैसे देने थे बी के, अब ए ने पैसे भेज दिए लेकिन अभी बी ने वो रिसीव नहीं किए, और वो जैसे ही रिसीव करती है तो क्या एंट्री पास करेगी उसकी? वो बैंक अकाउंट या बैंक में अपने बैंक अकाउंट में उसने रिसीव किए हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगी, और रिसीवेबल उसके यानी ए कंपनी को वो क्रेडिट कर देगी जो कि उसके रिसीवेबल थे, ठीक है। यानी जो कैश इन ट्रांजिट, बैंक इन ट्रांजिट जो भी एंट्री होती है उसकी हम एंट्री क्या पास करते हैं? कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं जो अमाउंट्स होती है, और रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देते हैं। अब इन्हीं को जस्ट हम पोस्ट करते हैं यहाँ पर। ये जैसे कि हम जहाँ पे एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, अब पेएबल्स में से हम 20,000 डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये लाइबिलिटीज़ में हम आए और हमने यहाँ से 20,000 को हमने डिक्रीज कर देना है, ठीक है। ये हमने डिक्रीज कर दिया, बस ये यहाँ पे इतनी हमने एंट्री। अब नेटबुक वैल्यू को बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे। और अब रिसीवेबल भी क्रेडिट हुए हैं ना, रिसीवेबल, तो रिसीवेबल में से भी हम क्रेडिट हुए हैं, यानी डिक्रीज हुआ है ये एसेट क्रेडिट होता है तो डिक्रीज होता है, तो यहाँ से भी हम लेस कर देंगे उसे 20,000, ठीक है। ये 20,000 हमने यहाँ से भी लेस कर दिया, ठीक है। अब इसका भी नेट हम बाहर वाले कॉलम में लिख लें। और अब हमने एक और एंट्री क्या पास की है? एक और एंट्री हमने क्या पास की है? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। तो अब बैंक अकाउंट में जाएंगे हम और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 15,000 से, ठीक है, क्योंकि वो डेबिट हुआ है तो इसमें इंक्रीज आया है तो ये हमने ऐड कर दिया। और रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट 15,000 से, तो हम रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे। सॉरी ये हमने ब्रैकेट भी क्लोज कर दी, यहाँ से ये रिसीवेबल में से ये 15,000 वैल्यू भी हमें माइनस करनी थी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चलो इसे यहाँ से माइनस कर देते हैं 15,000 की वैल्यू को भी। ये हमने 15,000 की वैल्यू भी माइनस कर दी, ठीक है। अब उसके बाद हम नेट करके इसका बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है? 25% गुडविल इज इम्पेयर्ड। अब हम गुडविल की वैल्यू फाइंड करेंगे दो अकाउंट से, एक NCI गुडविल अकाउंट से और एक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट से गुडविल की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उन दोनों को ऐड करके यानी टोटल गुडविल की वैल्यू फाइंड करके उसका हम 20% लेंगे और उसे चार्ज करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस में, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस में हम चार्ज करेंगे।
अब और उसके बाद और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी ओ ए के सेल्स गुड्स टू चेस्टनट एट अ मार्जिन ऑफ 20%, ठीक है। यानी सेल की है पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कुछ गुड्स, और उसका मार्जिन प्रॉफिट कितना है 20%। तो एट 31 सितंबर 2008 द इन्वेंट्रीज ऑफ द चेस्टनट इंक्लूड 55,000 ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम ओ ए के। यानी सेल की है ओ ए के ने 55,000 की, किसको, चेस्टनट अपनी सब्सिडरी कंपनी को, और जिस पर उसने मार्जिन ऑफ 20% यानी 20% प्रॉफिट अर्न किया है। अब हम जस्ट यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब हम जस्ट यानी सेल वैल्यू गिवन है उसका 20% ले लें तो वो भी डायरेक्ट ठीक है, यानी वो हमारा अनरिलाइजेबल प्रॉफिट है। और हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर वर्किंग के थ्रू कर लेते हैं। सेल्स मार्जिन, जैसे मार्जिन का यहाँ पे डिस्कस किया है, मार्जिन में सेल्स हमेशा हमारी 100% होती है, ठीक है। सेल हमारी 100% होती है मार्जिन में, और प्रॉफिट भी यहाँ पे गिवन है कि 20% मार्जिन हमें यानी प्रॉफिट अर्न किया है। और कॉस्ट फिर हमारी कितनी रहेगी, 80% कॉस्ट है हमारी, है ना। सेल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, जैसा कि कितनी सेल की वैल्यू गिवन है 55,000 ऐसी है। और अब हमें इस 100% वैल्यू है हमारी सेल, अब इसको हमने 80% पे लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, यानी इससे इस 55,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 80% पे हो जाएगी ये वैल्यू, कॉस्ट हमारी आ जाएगी। और हम डायरेक्ट प्रॉफिट अगर फाइंड करना चाहें, इस सेल वैल्यू पे ही प्रॉफिट फाइंड करते हैं ना, तो 55,000 का हम 20% लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि क्या आता है हमारे पास 11,000। हम जैसे ही प्रॉफिट लेंगे 11,000 हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब कॉस्ट हमें निकालनी है, वैसे ही माइनस कर लें, डिफरेंस ले लें इन दोनों का, तो हम कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। 55,000 में से हमने 11,000 माइनस किया, तो हमारे पास कॉस्ट क्या आती है 44,000, ठीक है। ये हमारी कॉस्ट है। अब हमने अनरिलाइजेबल प्रॉफिट कितना अर्न किया है यहाँ पे, ये यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अनरिलाइजेबल प्रॉफिट हमने 11,000 अर्न किया है, ठीक है। अब ये 11,000 किस कंपनी ने अर्न किया है, पेरेंट कंपनी ने। और पेरेंट कंपनी जब भी अर्न करती है नेट अनरिलाइजेबल प्रॉफिट, तो उसकी एंट्री हम क्या पास करते हैं, CRE अकाउंट को डेबिट कर देते हैं होल अमाउंट से, यानी 11,000 से हम डेबिट कर देंगे CRE को, और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देते हैं जितने का प्रॉफिट हमने किया होता है, ठीक है। अब CRE अकाउंट में जाएंगे, हम उसे डेबिट कर देंगे अनरिलाइजेबल प्रॉफिट के नाम से। यहाँ पर हम अब आए CRE कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में, और अनरिलाइजेबल प्रॉफिट के नाम से हमने डेबिट कर दिया इसे कितने से, 11,000 से। और क्या है, यानी इसका सेकंड इफेक्ट क्या है, इसी ट्रांजैक्शन का इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट भी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट भी हुई है 11,000 से, तो हम इन्वेंट्री में जाएंगे और इन्वेंट्री को हम माइनस कर देंगे, यानी इन्वेंट्री में से हम माइनस कर देंगे 11,000 की वैल्यू को। यहाँ पर हम इन्वेंट्री में आए और ये माइनस कर देंगे 11,000 को, ठीक है। ये भी ब्रैकेट क्लोज, यानी वर्किंग बस ये है, और कोई वर्किंग होगी तो फिर हम देख लेंगे, ठीक है। ये हमने ट्रांजेक्शन्स ये भी पोस्ट कर दी। अब जैसे कि हमने तमाम ट्रांजेक्शन्स पोस्ट कर लिए हैं, यानी यहाँ से हमने ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट कर लिया। अब हम जस्ट COI अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, NCI और डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें मेंशन करनी है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फर्स्ट शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स की कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जितना परसेंट हमारे पास कंट्रोल है उतना ही परसेंट हम यहाँ पे सब्सिडीज की इन वैल्यूज़ का यहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स अब सब्सिडी कंपनी के हम देखेंगे क्या वैल्यू है, उसका हम 80% लेंगे, क्योंकि 80% हमारे पास कंट्रोल है, हमने 80% एक्वायर किए हैं शेयर्स वगैरह, ठीक है। तो हम 80% लेंगे। अब जो सब्सिडी के शेयर कैपिटल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, जैसे कि 4,45,000 शेयर कैपिटल की वैल्यू गिवन है ऑर्डिनरी शेयर्स की सब्सिडी के, ठीक है। तो इसका अब हम 80% लेंगे और अपने यहाँ पर चार्ज कर देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। इसका अब हम 80% लेते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 3,56,000 हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है। यानी हम 4,45,000 का 80% लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 3,56,000, वो हम चार्ज कर देंगे कॉस्ट ऑफ COI यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद प्री एक्विजिशन, अब रिटेन्ड अर्निंग की हमने एडजस्टमेंट जैसा कि किया सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग की, तो प्री एक्विजिशन में यहाँ पर जैसे कि प्री एक्विजिशन में ये रिटेन्ड अर्निंग हमने दो पार्ट्स में डिवाइड की थी, ठीक है। प्री एक्विजिशन में 50,000, अब 50,000 का हम 80% लेंगे, यानी 40,000 आता है हमारे पास, वो हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चार्ज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम अब आए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और प्री एक्विजिशन यानी 40,000 हमने यहाँ पे चार्ज कर दी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे चार्ज कर लिया। उसके बाद फेयर वैल्यू, अब फेयर वैल्यू की यहाँ पर जैसे कि एडजस्टमेंट हमने क्या पास की थी, एंट्री पास की है फेयर वैल्यू की, हमने यहाँ पे
फेयर वैल्यू यानी नॉन करंट एसेट में इंक्रीज़ आया है, उसकी फेयर वैल्यू इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है, यानी 10,000 से फेयर वैल्यू का इंक्रीज़ है जो कि हमने ट्रांजेक्शन से ही रिकॉर्ड किया है। तो अब एसेट को हमने डेबिट किया है और क्रेडिट दो अकाउंट्स को किया था, यहाँ COI को क्रेडिट किया था 8,000 थे और NCI को। अब COI यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे, 8,000 से उसे क्रेडिट कर देंगे फेयर वैल्यू के नाम से, ठीक है। यहाँ पर अब हम आए, ये हमने फेयर वैल्यू और 8,000 से हम इसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, यानी रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब जब भी हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, डेबिट साइड पे हम इन्वेस्टमेंट जो भी पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी कंपनी में किया है वो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि OAK ने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, ये इन्वेस्टमेंट की फिगर गिवन है हमें 5,62,500, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे अब इस वैल्यू को 5,62,500, ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद बस हम अब टोटल कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से गुडविल की एक वैल्यू फाइंड करते हैं। ये जैसे कि फुल गुडविल का क्वेश्चन है, तो एक वैल्यू हम गुडविल की यहाँ से चार्ज करेंगे और एक NCI गुडविल का अकाउंट भी हम प्रिपेयर करेंगे और यहाँ से भी हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हम अब देखते हैं कौन सी साइड छोटी है हमारी। यहाँ पर जैसे कि क्रेडिट साइड ही छोटी है और डेबिट साइड पे 5,62,500 है, यानी इसमें से इन तमाम वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे और बैलेंस जो हमें कैरी डाउन लेना होगा वही हमारा गुडविल का आंसर होगा, ठीक है, वो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब गुडविल की वैल्यू यानी इस 5,62,500 से माइनस करेंगे इन तमाम वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या आती है, 1,58,500, ठीक है। ये वैल्यू एक गुडविल की हम उठा के ले जाएंगे अपने नॉन करंट एसेट में यहाँ पर, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, या हमने फर्स्ट गुडविल की वैल्यू एक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट से क्या फाइंड की है, 1,58,500, ठीक है। और अब गुडविल की एक और वैल्यू हम फाइंड करेंगे, कहाँ से, ये रहा हमारे पास NCI गुडविल का अकाउंट, क्योंकि NCI की यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है। NCI की वैल्यू जैसे कि हमें गिवन है, ट्रांजेक्शन्स को हम रीड कर लेते हैं दोबारा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 3, यहाँ पे जैसा कि ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज 1,20,000। यहाँ पर जो भी बैलेंस हमें गिवन है उसे हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे, यहाँ पे NCI गुडविल का अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे। फेयर वैल्यू हमें गिवन है, कितनी हमें फेयर वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे डेबिट साइड पे, ठीक है। जैसे कि 1,20,000 की हमें अमाउंट गिवन है NCI की फेयर वैल्यू, वो हमने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद अब यहाँ क्रेडिट साइड पे कौन से अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपके आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये बात याद रहेगी इंशाल्लाह। वो कैसे करेंगे, अब हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जिन अकाउंट्स को, जिन हेडिंग्स को क्रेडिट किया है उन सारी हेडिंग्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने सारी हेडिंग्स यहाँ पे लिख लेनी है। ऑर्डिनरी, फर्स्ट हमारी ऑर्डिनरी शेयर्स की है, ठीक है, फेयर वैल्यू। अब डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, और अब हमने अमाउंट कौन सी रिकॉर्ड करनी है यहाँ पे, अमाउंट्स हम वो वाली रिकॉर्ड करेंगे जो हम NCI कंट्रोलिंग यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अकाउंट की जो वैल्यूज़ ये होंगी ना, वो वाली हम वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं फिर वो कंप्लीट कर लेंगे, अदरवाइज वरना क्या करेंगे, अब NCI जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ही यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं ना अकाउंट, तो अब इन अमाउंट का हमारे पास जितना कंट्रोल नहीं है, अब ये सारी अमाउंट्स हमने सब्सिडी कंपनी की देखनी है, और यानी हमारे पास 20% कंट्रोल नहीं है, तो इन ऑल वैल्यूज़ का 20% लेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब ऑर्डिनरी शेयर्स देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि सब्सिडी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स की अमाउंट हमारे पास क्या है, और यहाँ पे 4,45,000 ये रहा हमारे पास, 4,45,000, इसका आप 20% लेंगे और वो यहाँ पे चार्ज कर देंगे। और 20% हम ले तो क्या आता है हमारे पास, वो हमारे पास आता है 89,000, ठीक है, यानी 89,000 हमारे पास आता है, वो हमने यहाँ पे चार्ज कर दिया। उसके बाद अब देख लेते हैं हम यहाँ पे NCI में हमने प्री एक्विजिशन कितनी चार्ज करनी है, हमने यहाँ पे जैसे कि रिटेन्ड अर्निंग की एडजस्टमेंट की है। क्या है रिटेन्ड अर्निंग की एडजस्टमेंट, प्री एक्विजिशन का 20% पार्ट यानी 10,000 हमने NCI में चार्ज करना है, ठीक है। तो NCI में यहाँ पे हम चार्ज कर देते हैं इसे, यानी 10,000 ये हमने NCI में प्री एक्विजिशन का चार्ज कर दिया, ठीक है। और फेयर वैल्यू, अब फेयर वैल्यू की यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन पोस्ट की थी, जैसे कि फेयर वैल्यू NCI में कितना जाना था, 2,000, तो 2,000 हम यहाँ पे चार्ज कर देते हैं फेयर वैल्यू का, ठीक है, ये हमने चार्ज कर दिया 2,000। उसके बाद हम इसका भी टोटल करते हैं और यहाँ से भी गुडविल की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं और उसे NCI में भी चार्ज करेंगे हम, और हम वहाँ पे नॉन करंट एसेट में भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम ये क्या फाइंड करते हैं, इसका टोटल यानी 1,20,000 में से इन ऑल वैल्यूज़ को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बैलेंस आता है यहाँ पे, यानी गुडविल का बैलेंस। गुडविल का बैलेंस ही हम ये भी फाइंड कर रहे हैं, यानी गुडविल का बैलेंस यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 19,000, ठीक है, ये 19,000, ये भी 19,000 हमने किधर रिकॉर्ड करना है, एक तो हमें यहाँ पे
हमें यहाँ पे जहाँ पे फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं गुडविल के अकाउंट में, यानी यहाँ पे हमने ऐड कर देता है 19,000 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। हमने गुडविल की वैल्यू अब 2 अकाउंट से फाइंड किया है, ठीक है यहाँ पे। अब जैसे कि हमने टोटल गुडविल की वैल्यू तो फाइंड कर ली, इसका जैसे कि ट्रांजेक्शन में उसने क्या और इसका जिक्र किया था कि ट्रांजेक्शन नंबर 5 में 25% गुडविल इज इम्पेयर्ड, यानी इस टोटल अमाउंट का 25% है ना जो वो इम्पेयरमेंट लॉस में चला गया, इम्पेयर्ड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ यानी इन दोनों वैल्यूज़ का हम टोटल लेते हैं। पहले टोटल इन दोनों वैल्यू का हमारे पास क्या आता है 158,000 प्लस 19,000, ठीक है। ये हमारे पास टोटल आ गया 1,77,000। इसका अब ले लेते हैं हम यहाँ पे 25%, ये हमने 25% लिया इसका, तो कितना आता है 44,250, ठीक है। 44,250 हमारे पास आता है टोटल, यानी टोटल इतने से गुडविल इम्पेयर्ड हो गई थी। यहाँ पे हम एंट्री पास कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं इम्पेयरमेंट लॉस की, ठीक है। 25% हमने लिया तो हमारे पास क्या आया 44,250, यानी इतने से ये अमाउंट हमारी गुडविल की अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे हम अब 2 अकाउंट्स को डेबिट करेंगे, ठीक है। अब ये याद रहे डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये 2 अकाउंट्स को हम डेबिट कब करेंगे, जब फुल गुडविल का क्वेश्चन होगा। और अगर प्रोपोर्शनेट गुडविल का क्वेश्चन है तो जस्ट हम डेबिट कर देंगे CRE को और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम CRE को डेबिट कितने से करेंगे, यानी इस गुडविल की टोटल अमाउंट का 80% लेंगे और उससे डेबिट कर देंगे हम CRE अकाउंट को, ठीक है। अब इसका हम जैसे ही 80% लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 35,400, ठीक है। तो 35,400 से हम डेबिट कर देंगे CRE अकाउंट को। उसके बाद इस टोटल गुडविल की वैल्यू का 20% लेंगे और उससे हम NCI को डेबिट कर देंगे। टोटल वैल्यू हमारे पास क्या है 44,250 मल्टीप्लाई 20%, इसका जैसे लेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आती है 8850, ठीक है। 8850 से हम डेबिट कर देंगे NCI को। अब इसी एंट्री को हम पोस्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये पोस्ट हो रही है। अब फर्स्ट तो हम क्रेडिट यानी इतने से इम्पेयर्ड हो गया गुडविल, तो इतना बैलेंस हम माइनस कर देंगे गुडविल के वैल्यू में से, यहाँ जहाँ हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं ये हमने माइनस कर देना है यहाँ गुडविल की वैल्यू में से 44,250, ठीक है। ये हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसका नेट भी बाहर लिख लेंगे। अब बाकी डेबिट जो 2 अकाउंट्स हैं उनमें भी पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे CRE यहाँ पे डेबिट हुआ है कितने से 35,400 से। अब CRE अकाउंट में हम गए और यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे हम इम्पेयरमेंट लॉस और कितने से 35,400 से हम डेबिट कर देंगे CRE अकाउंट कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट को, ठीक है। और NCI भी डेबिट हो रहा है, यहाँ पे NCI को भी डेबिट कर देंगे इम्पेयरमेंट लॉस से। इम्पेयरमेंट लॉस कितने से 8850 से 8850 से, ये हमने NCI भी डेबिट कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर जैसे कि NCI गुडविल की वैल्यू भी हमने चार्ज करनी जो कि हमने फाइंड कर ली यहाँ पे। ये हमने NCI गुडविल की वैल्यू क्या फाइंड किया 19,000, तो 19,000 हम ये वैल्यू भी यहाँ पे चार्ज कर देते हैं 19,000, ठीक है। ये भी कर दिया। अब बाकी की वैल्यूज़ रहेगी, बाकी की वैल्यूज़ अब क्या करेंगे, यहाँ भी जैसे कि हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ही चार्ज करें ना, यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का अकाउंट बना रहे हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि NCI गुडविल में आपने वैल्यूज़ कौन सी लेनी है NCI वाली, यानी 20% इन तमाम वैल्यूज़ का 20% लेंगे और यहाँ पे चार्ज कर देंगे। अब जैसे ही हम ऑर्डिनरी शेयर्स जैसे कि सब्सिडी कंपनी के क्या है 4,45,000, उसका जैसे ही 20% लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 89,000, ठीक है। वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद प्री एक्विजिशन यहाँ पर जैसे कि सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग की जो क्लासिफिकेशन की है हमने, डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, जब भी आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करें तो ये वाला स्केड्यूल लाजमी बना लेना अपने पास, क्योंकि इससे आसानी रहती है बंदे को, फिर यहाँ से देख के वो अपने वैल्यूज़ को पोस्ट करता जाता है जहाँ जहाँ पे उसे करनी होती है, मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि प्री एक्विजिशन की 20% अमाउंट यानी 10,000 हमने NCI में चार्ज करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे NCI में चार्ज कर देंगे ये 20% प्री एक्विजिशन, ये 10,000 हमने यहाँ पे चार्ज किया। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन कितनी हम चार्ज करेंगे NCI में, वो भी हम वहीं से देख लेते हैं पीछे, ये हमने एडजस्टमेंट की। ये रही हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन 1,52,500, इसका भी 20% लेंगे यानी 30,500 चार्ज कर देंगे NCI अकाउंट में। तो यहाँ पर हम अब आएंगे 30,500 हमने पोस्ट एक्विजिशन यहाँ पे चार्ज कर दी। उसके बाद फेयर वैल्यू, अब फेयर वैल्यू को जैसे कि हमने एडजस्टमेंट जो पास की थी, एंट्री जो पास की थी, यहाँ पे क्या हमने एंट्री पास की एसेट डेबिट
10,000 से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 8,000 है, और एनसीआई क्रेडिट, तो एनसीआई अकाउंट का हम क्रेडिट करेंगे 2,000 से, ये फेयर वैल्यू के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब जाएंगे 2,000 से, इसे भी हम क्रेडिट कर देंगे फेयर वैल्यू से। ये हमने 2,000 यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब बस क्या करेंगे, अब हम इसका भी टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करते हैं, तो एनसीआई के टोटल हम क्या फाइंड कर पाते हैं, यहाँ पर अब हम बैलेंस कैरी डाउन क्या लेंगे, वो हम जो बैलेंस कैरी डाउन लेंगे वही हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उठा कर ले जाएंगे, ठीक है। यानी इन तमाम को आपस में ऐड कर देंगे और इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बैलेंस आता है, 1,41,625, ठीक है। ये हमने फाइंड किया है कौन सा बैलेंस, एनसीआई यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का बैलेंस। अब इसे ही हम 1,41,625 को यहाँ पे चार्ज कर देंगे, जो हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, यानी एनसीआई का बैलेंस हमने कितना फाइंड किया है, 1,41,625, ये हमने यहाँ पे चार्ज कर दिया एनसीआई का बैलेंस, ठीक है। उसके बाद अब हम लास्ट कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस भी फाइंड करते हैं। अब जब भी याद रखें डियर फ्रेंड, जब भी हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो फर्स्ट क्रेडिट साइड पे हम ओ ए के एलटीडी यानी पेरेंट कंपनी का जो बैलेंस होता है रिटेन्ड अर्निंग का, वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस पेरेंट कंपनी का हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग और पेरेंट कंपनी का क्या बैलेंस है, 4,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम एज इट इज़ मेंशन कर देंगे 4,50,000 का बैलेंस, ठीक है। ये हमने एज इट इज़ मेंशन कर दिया। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन का कुछ पार्ट भी यहाँ पे हमें मेंशन करना है, यानी सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग का पोस्ट एक्विजिशन का कुछ पार्ट यहाँ पे मेंशन करना है। वो हमने यहाँ पे जैसे कि पीछे ये सारी एडजस्टमेंट जब की थी सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग की, तो हमने पोस्ट एक्विजिशन में कुछ पार्ट डिवाइड किया था, यानी 1,52,500, इसके भी आगे टू, हमें इसे भी आगे टू पोर्शंस में डिवाइड किया था, टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी इसका 80% लिया था, वो हमने किधर चार्ज करना है, 122,000 CRE में, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में, और NCI में 20%, वो हम चार्ज कर चुके हैं, ठीक है। तो अब CRE में कितना परसेंट चार्ज करना है, 80%, जो कि अमाउंट क्या है, 1,22,000, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आएंगे और CRE में पोस्ट एक्विजिशन में 1,22,000 भी चार्ज कर देंगे, ठीक है। बस उसके बाद अब हम इसका भी टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अनरिलाइजेबल प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी हमने पहले ही कर ली, इम्पेयरमेंट लॉस की भी कर ली, और ये भी एडजस्टमेंट कर ली क्रेडिट साइड वाली हमने, ठीक है। अब इसका भी टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका टोटल हमारे पास क्या आता है उसे कहते हैं, यानी डेबिट क्रेडिट साइड ही हमारी बढ़ी है 4,50,000 प्लस 1,22,000, और इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें से माइनस करेंगे, तो बैलेंस कैरी डाउन हम यहाँ पे क्या लेंगे, बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास क्या आता है, 5,25,500, ठीक है। ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन है, यानी कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग CRE के अमाउंट हम ये मेंशन कर देंगे जब हम ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर अब हम मेंशन कर देंगे कितनी अमाउंट, 5,25,500 और 500, ठीक है। ये हमने मेंशन कर देनी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, ये कर दी। बस अब ये ऑल ट्रांजेक्शन्स हमने पोस्ट कर ली, यानी जो जो जहाँ जहाँ पोस्ट करनी है हमने वो पोस्ट कर ली। अब हम क्या करें, ऑल ये ट्रांजेक्शन्स हमने जहाँ जहाँ जो एडजस्ट होनी थी हमने एडजस्ट करके पोस्ट कर दी, ठीक है। अब जस्ट हम टोटल कैलकुलेट करते हैं और अपनी बैलेंस शीट को टैली करते हैं। यहाँ पर अब हम जस्ट टोटल कैलकुलेट करते हैं, यानी इस प्लांट एंड इक्विपमेंट का नेट टोटल हमारे पास क्या आता है, 3,95,000, ये हमने बाहर वाले कॉलम में लिख लिया। यहाँ पे ये सारे हम एक्सटर्नल कॉलम में वैल्यूज़ को लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बिल्डिंग का नेट हमारे पास क्या आता है, 3,27,500, ठीक है, ये भी हमने लिख लिया, यानी इन दोनों को ऐड करके। उसके बाद लैंड, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, ठीक है। लैंड का बैलेंस यहाँ पे जैसे कि हमने फर्स्ट जब एंट्री पास की थी तो हमें ये तभी रिकॉर्ड कर लेना था, ठीक है, तभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हमने ये मिस्टेक किया, तो इसकी वजह से हम मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब जैसे कि वर्किंग फेयर वैल्यू की जब की थी, और यहाँ पर जैसे कि ट्रांजेक्शन्स में ही उसने बताया था कि ये हमारे पास किस चीज़ की फेयर वैल्यू में इंक्रीज़ है, लैंड वैल्यू ऑफ लैंड अमाउंटिंग टू 10,000, यानी इंक्रीज हुई है फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट लैंड की हमें गिवन थी। तो यहाँ पे जब हमने एंट्री पास की थी एसेट्स अकाउंट डेबिट और ये बाकी वाले दो अकाउंट्स क्रेडिट, तो हमें यहाँ पे तभी इस एसेट में वैल्यू को ऐड कर देना था 10,000 से, ठीक है। ये लैंड के एसेट में हमें
10,000 से ऐड कर देना था, क्योंकि एसेट डेबिट हुआ था और एसेट जब भी डेबिट होता था इंक्रीज होता था, ये हमें ऐड कर देना था यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हम नेट क्या फाइंड करेंगे, 1,27,000 प्लस 10,000, यानी हमारे पास क्या है 1,37,000। ये भी हमने फाइंड कर लिया नेट इसका, उसे भी एक्सटर्नल कॉलम में लिख लिया। और गुडविल का अब नेट क्या फाइंड करते हैं, यानी 1,58,500 प्लस 19,000 माइनस 44,250। तो हमारे पास क्या नेट आता है इसका 1,33,125। ये हमने कर लिया। यानी टोटल नॉन करंट एसेट का बैलेंस हमारे पास क्या आता है 9,93,125, ठीक है। उसके बाद अब करंट एसेट का भी हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। अब इन्वेंट्री का नेट टोटल हम करें तो क्या हमारे पास आता है, वो हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे, यानी 4,24,000। ये हमने एक्सटर्नल कॉलम में लिख लिया। उसके बाद रिसीवेबल का टोटल नेट टोटल हमारे पास क्या आता है, यानी 3,75,000 प्लस 90,000 माइनस 20,000 माइनस 15,000, ठीक है। तो हमारे पास नेट क्या आता है यहाँ पे रिसीवेबल का 4,30,000, 4,30,000। ये भी हमने एक्सटर्नल कॉलम में लिख लिया। उसके बाद बैंक का नेट हमारे पास क्या आता है नेट टोटल, वो हम यहाँ पे बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे 1,50,000, ठीक है। ये हमने एक्सटर्नल कॉलम में लिखा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि नॉन करंट एसेट का टोटल हमने लिखा, उसमें इन तमाम करंट वैल्यूज करंट एसेट्स की वैल्यू को भी ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल एसेट की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 19,97,125, ठीक है। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि यही हमारा टोटल करंट लाइबिलिटीज और इक्विटी का आना चाहिए, तभी हमारी कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब फर्स्ट हम करंट लाइबिलिटीज का नेट करके बाहर लिख लेते हैं और फिर इन चारों को ऐड करके हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2,05,000 ये हम करंट लाइबिलिटीज का नेट फाइंड करते हैं, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज और इक्विटी का टोटल क्या आता है 19,97,125। जैसा कि हमने करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स का बैलेंस भी यही फाइंड किया है, यानी ये हमने दोनों आपस में हमारी टैली कर रही है, कौन कौन सी, यानी इक्विटी और लाइबिलिटी के अमाउंट और टोटल एसेट्स के अमाउंट, यानी हमारी ये जो फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किया बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, यानी कोई भी वर्किंग जो आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।